क्लियर है? यस सर। राइट यस सर। राइट। अभी और एक भी अपने को याद ध्यान में रखो, हमेशा जेनेटिक जब पढ़ते हो तो एक ध्यान में रखना है। अब मैं एलिलिस लिख रहा हूं। मान लो कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसको हम बोलेंगे प्योर फॉर्म, इसको भी हम बोलेंगे प्योर फॉर्म, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड फॉर्म, क्योंकि दो एलिलिस अलग है। जब दो एलिलिस अलग है तो हम उसको बोलेंगे हाइब्रिड या हेटेरोजाइगस। हाइब्रिड हमेशा हेटेरोजाइगस होता है। दिस इज होमोजाइगस, दिस इज होमोजाइगस। प्योर फॉर्म हमेशा होमोजाइगस होता है और हाइब्रिड फॉर्म हमेशा हेटेरोजाइगस होता है। तो अभी मेंडल का जो दूसरा स्टेप था F1 इंटू F1 करना, F1 इंटू F1 करना, इसका मतलब ये हुआ कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y इंटू कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, बराबर। क्लियर? बराबर बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। राइट। अब इसमें ये देखना है, ये पेरेंट है, इसके भी गैमेट्स बनेंगे, इसके भी गैमेट्स बनेंगे। ये गैमेट्स और ये गैमेट्स फ्यूज होने के बाद ही अपने को नए नए प्लांट्स निकल के आएंगे। तो अभी ये देखना है कि गैमेट्स अभी कैसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत बड़ा है, कैपिटल टी स्मॉल टी था तो दो गैमेट्स आराम से हमने बना लिया, बट यहाँ पे इतना बड़ा है तो इसको कैसे करना है। तो इस टाइम पे हमें एक मेथड को यूज करना है जिसको कहा जाता है फोर्क लाइन मेथड। क्लियर? ये अपने एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही अपने मॉड्यूल में है फोर्क लाइन मेथड। तो फोर्क लाइन मेथड यूज करके ऐसे टिपिकल केसेस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, इजीली आप गैमेट्स को बना सकते हो, राइट। और आप यहाँ पे और एक भी आपको ट्रिक बताता हूं, ये प्लांट के कितने गैमेट्स बनेंगे, इसके कितने बनेंगे, ये भी एक है देखने वाली बात, सोचने वाली बात। ओके, अगर मान लो मेरा हाइब्रिड है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके कितने गैमेट्स बनेंगे? बताओ जल्दी। 2। 2 कैपिटल टी स्मॉल टी, 2 गैमेट्स बनेंगे, बराबर 2 गैमेट्स बने हैं। ओके, अब यहाँ पे कितने गैमेट्स बनेंगे? वो एक पॉइंट 4 गैमेट्स बनेंगे, बराबर। तो इसका एक फॉर्मूला है, याद रखो, 2 रेज्ड n फॉर्मूला। n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। ये फॉर्मूला आप लिख लो। नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस। क्लियर? लिख लिए? राइट। अभी आप देखो कैपिटल टी स्मॉल टी है, हेटेरोजाइगस कितने हैं? 1। 1, मतलब 2 रेज्ड 1 इक्वल टू 2, 2 गैमेट्स बने। यहाँ पे हेटेरोजाइगस देखो, एक हेटेरोजाइगस है, यहाँ पे एक हेटेरोजाइगस है, मतलब 2 रेज्ड 2, 4 गैमेट्स बने। बात समझ गए? क्लियर? राइट। ये टेक्निक आप याद रखो, क्योंकि एमसीक्यूज में जब आप एमसीक्यू छुड़ाते हो नीट में तब काम में आएगा। अभी तो हम प्रोसीजर ही फॉलो करेंगे, प्रोसीजर के साथ साथ ट्रिक को भी याद रखेंगे ताकि एग्जाम में टाइम बच सके। अगर हम प्रोसीजर के साथ एग्जाम में बैठेंगे तो फिर टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए ट्रिक को भी याद रखना है, प्रोसीजर को भी जानना है। तो अभी प्रोसीजर देखेंगे कि फोर्क लाइन मेथड से कैसे गैमेट्स को बनाया जा सकता है। तो मैं एक पेरेंट को ले रहा हूं, कैपिटल आर स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, राइट। इस पेरेंट को जो फर्स्ट दो है वर्टिकली लिख लेना है,
कैपिटल आर स्मॉल आर लिख लिया। इसको भी वर्टिकली लिखना है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई लिख लिया। अब लाइंस मारो, मार दिया, यू विल गेट आर वाई। यहाँ पे गैमेट आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे गैमेट आएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे गैमेट आएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे गैमेट आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। समझ गए? Yes, sir. सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्लियर? Yes, sir. राइट। सभी को समझ में आया है? इजी है ये। गर्ल्स, यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. राइट। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा है, कैपिटल ए स्मॉल है कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके गैमेट्स कैसे बनेंगे? सॉल्व करो एक बार जब तक। How you will make gametes? Use Forklian method and solve it. Sir, हो गया। हो गया? सभी को गैमेट्स कैसे बनाना समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो हमेशा गैमेट जब बनाते हो तो अपने मेथड में मत बनाओ, फॉर्कलाइन मेथड को यूज करो, तो आंसर कभी गलत नहीं जाएगा। एक मिनट, राइट। मैंने एज इट इज लिख दिया, ए ए बी 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 बी, राइट। ए बी small a capital B small a small b, like that way you will get the gametes. Now you understood how to make the gametes using Forklian method. Very good it is. Now second step is what? Simply draw the Punnett square and you make the combinations. Now gametes कैसे आए अपने को पहले वो देखना है। एक गैमेट था कैपिटल आर वाई, I will use dark color for convenience. एक गैमेट था कैपिटल आर वाई, दूसरा गैमेट था कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा गैमेट था स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। बराबर यही गैमेट्स है अपने। ये एक प्लांट है तो अभी दूसरा प्लांट के गैमेट्स कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम गैमेट्स। गैमेट्स सभी को क्लियरली बोर्ड दिख रहा है ना? Yes, sir. राइट। Yes, sir. Now this is my Punnett square I have made. I am doing like this way, राइट। यहाँ पे मेल होता है, यहाँ पे फीमेल होता है, राइट। I am drawing the lines 1, 2, 3 and 4. Now you will get the combinations. अब आपको कॉम्बिनेशंस आएंगे। यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन है? आर वाई क्या आएगा कॉम्बिनेशन? Capital RRY. कैपिटल आर कैपिटल वाई, लाइक दैट वे हाउ टू डू फॉर होल। ट्राई करोगे क्या? Yes, sir. ये कैसा करना है? ये तो इजी है, समझ में आ गया सभी को? हाँ सर। तो अपने बोर्ड एग्जाम में ये सब करना होता है क्योंकि ये डब्बा भरने के लिए। तो सिंपल यू कैन डू रैंडमली, इसका और इसका मेटिंग करवाओ, यू विल गेट आर आर स्मॉल वाई। Okay, so how many offsprings you will get? You will get 16 offsprings.
अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? हाउ मेनी यू आर गेटिंग 16 हाफ स्प्रिंग्स। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 4 निकले थे, यहाँ पे 16 निकलेंगे। ओके, ना एक बार देखो कुछ कंफ्यूजन है क्या? No, sir. राइट। नाउ ये सब करके देखने के बाद अपना फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1। ये अपना फिनोटाइपिक रेशियो है। इस रेशियो में ये 9 जो है ये कैसे है? राउंड येलो है। ये 1 जो है व्रिंकल्ड ग्रीन है। क्लियर? और ये 3 जो है राउंड ग्रीन है, और ये जो है व्रिंकल्ड येलो है। क्लियर? दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। This is the phenotypic ratio of dihybrid cross. So now, when you do a dihybrid cross, how many parental combinations you have got? How many parental combinations you have got from the given data? What you can say? Who can say? 16. 10. Listen here. 16 progeny. F1 into F1 10. करने के बाद, हाँ, F1 into F1 करने के बाद 16 बच्चे निकले। 16 बच्चे में एकदम पेरेंट्स के जैसा कौन है उसको हम बोलते हैं पेरेंटल कॉम्बिनेशन। सो वन गर्ल आंसर्ड, अनन्या की कौन से? हु आंसर्ड दिस? खुशी. खुशी, वेरी गुड बेटा। तो अभी इसमें एकदम पेरेंट्स के जैसे कितने प्लांट्स हैं? राउंड येलो एकदम पेरेंट, व्रिंकल्ड ग्रीन ये भी पेरेंट। सो टोटल 10 पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, मतलब 10 प्लांट्स एकदम पेरेंट्स के जैसे हैं, और 6 प्लांट्स जो हैं हाइब्रिड वाले हैं। ओके, ये जो है राउंड ग्रीन, इट इज नॉट ए पेरेंट, व्रिंकल्ड येलो, इट इज नॉट द पेरेंट। क्लियर? अंडरस्टूड नो? Yes, sir. Right. Now I am writing the point. Total parental combinations equal to 10. Total hybrids equal to 6. MS सेट 2019 में क्वेश्चन आया था कि डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने पेरेंटल कॉम्बिनेशंस निकलेंगे। डाइहाइब्रिड क्रॉस में 10 पेरेंटल कॉम्बिनेशन निकलेंगे और 6 हाइब्रिड वाले निकलेंगे। क्लियर? माइंड में बैठ गया पॉइंट? Yes. राइट। Question number 1. What is the ratio of parental combination and hybrids in DC, in dihybrid cross? क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? 10:6. 10:6. हाँ, what is the answer? 10:6. 10. Because 10, हाँ, very good. Because
10 जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन थे, 6 जो है हाइब्रिड कैरेक्टर्स थे। फिर इसको और सिंप्लीफाई करो, कभी भी रेशियो को सिंप्लीफाइड वे में देना है। 10:6 भी बराबर है, इसको और कटिंग कर सकते क्या? 2 3 5:3. 5:3। अभी ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो उसमें 4 ऑप्शंस रहेंगे। 10:6 मान लो, 10:6 भी ऑप्शन है, 5:3 भी ऑप्शन है, x:y है फॉर एग्जाम्पल, z:x है। अब इसमें कौन सा करेक्ट है? इसमें एग्जैक्टली करेक्ट ये है 5:3। अगर मान लो ये 2 ऑप्शन दिया, साथ में बोथ भी दिया, नन भी दिया, तो अब आंसर क्या होगा अपना? बोथ होगा। पॉइंट समझ गए ना? Yes, sir. राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the percentage of wrinkled green plants? मतलब wrinkled green मतलब क्या हुआ? wrinkled शेप का सीड, ग्रीन कलर का शेप, ग्रीन कलर इन डीसी। डीसी मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस, एमसी मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टीसी मतलब ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ wrinkled green plants in DC? Who can answer? 25%. 25, 5%. 5%. So very simple. To find out the percentage, first we have to know how many wrinkled green plants are there. From the phenotypic ratio, we have 3 wrinkled green plants. Total is 16. 3 by 16 into 100. What you will get? If you calculate, what you will get? 3 by 16 into 100. $15.7. Yeah, you will get the answer in points. Right. So he may ask you anything like that way, or he may ask you what is the percentage of parental combination, what is the percentage of hybrid combination, anything, any possible way he will ask you. So remember one thing, genotypic ratio, phenotypic ratio you have to remember, and you have to remember genotypic ratio also. You have to mug up this. Genotypic ratio of dihybrid cross will be 1:2:1, 1:2:4, 2:1, 2:1. Okay. One is to 2:1 is to 1:2:4, 2:1 is to 2:1. Clear? Yes, sir. सॉरी, यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा। So you remember the genotypic ratio. Now from the dihybrid cross, Mendel has proposed law of independent assortment. मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को प्रपोज किया। वो क्या कह रहा है? When two pairs of traits
when two pairs of traits are combined in a hybrid, when two pairs of traits are combined in a hybrid, one pair of trait, segregation of one pair of trait is independent, segregation of one pair of trait is independent of the other trait. As it is, इसको बाहर कर लो. अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं लिख के बताऊंगा. Okay, now let us see what is it actually. When two pairs of trait are present in a hybrid, अब अपना हाइब्रिड है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसमें दो पेयर्स ऑफ ट्रेड्स है, राउंड वाला और येलो वाला. जब दो ट्रेड्स रहेंगे हाइब्रिड में, ये ट्रेड का सेग्रीगेशन और ये ट्रेड का सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट है. इसके ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, ना ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है. उनका सेग्रीगेशन जो है इंडिपेंडेंट होता है. इसी को ही कहा जाता है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट. सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को थर्ड लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है. रिमेंबर, क्लियर? सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट को कहा जाता है थर्ड लॉ ऑफ जेनेटिक्स. These are the Mendel's monohybrid process and dihybrid process. You understood anything or any confusion? Right. Now once again listen. Mendel इसने MC किया, DC किया, TC किया. मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, ट्राइहाइब्रिड क्रॉस. टीसी को हम लास्ट में पढ़ेंगे क्योंकि अपने एग्जाम के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में नहीं है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? इसमें कितने कैरेक्टर्स है? 1 कैरेक्टर. डाइहाइब्रिड क्रॉस में कितने कैरेक्टर्स है? 2 कैरेक्टर्स. इसमें कितने कैरेक्टर्स है? 3 कैरेक्टर्स. नाउ व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें 1 कैरेक्टर का इनहेरिटेंस को पढ़ा जाता है. डाइहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें 2 कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है. ट्राइहाइब्रिड में 3. एक कैरेक्टर है तो कितने ट्रेड्स हैं? क्वेश्चन. कितने ट्रेड्स? क्वेश्चन. कितने ट्रेड्स? क्वेश्चन. अब बताओ. 2. राइट. आई एम राइटिंग इन ग्रीन कलर डब्बा, ग्रीन कलर बॉक्स मैंने लगा दिया. ओके. नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज ए क्रॉस जिसमें 1 कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है और 1 PCT, 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड. बराबर? Yes, sir. 2 PCT, 2 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स. बराबर? Yes, sir. 3 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. क्लियर? अंडरस्टूड? Yes, sir. राइट. सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल ने क्या किया? मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे मेंडल ने बहुत बड़े काम किए. एक है उसने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया और दूसरा उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया. और डाइहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे उसने लॉ ऑफ असार्टमेंट को दिया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट. क्लियर? ये हमें नींद याद रखना है. लॉ ऑफ डोमिनेंस मेंडल का
जेनेटिक्स का फर्स्ट लॉ कहा जाता है, माना जाता है। ये सेकंड लॉ है, ये थर्ड लॉ है। ये तीन मंडल के नियमों में कौन सा नियम को लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है? Law of segregation. Clear? Now you take screenshot. Okay. ये क्या हो रहा है? राइट, ये था अपना मेंडल का 2 लास अपने क्लियर है। अभी और थोड़ा कॉन्सेप्ट डेवलप करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं। Total homozygous dominant plants in MC. Okay, that is the question. Total dominant character the plants in MC. Total homozygous plants of MC. Total heterozygous plants of MC. करो अभी, ये होने के बाद भी हम आगे बढ़ सकते हैं। आया किसी को आंसर? आया किसी को आंसर्स? One girl answered it. That answer is correct. Yeah. Total homozygous dominant plants एक है, डोमिनेंट कैरेक्टर्स 3 है, टोटल होमोजाइगस प्लांट्स 2 है, टोटल हेटेरोजाइगस प्लांट्स कितने हैं? 2 है। ओके, हाउ? अब हाउ ये फर्स्ट बिट में मेट के ऊपर लिखता हूं ताकि आपको क्लियरली समझ में आएगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद रिजल्ट ऐसा था, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। क्वेश्चन, टोटल डोमिनेंट कैरेक्टर्स, total dominant character plants in MC 1 2 3 tall dominant 3, total homozygous plants of MC homozygous same allele is 1 2 2, total heterozygous capital T small t capital T small t. Understood?
Yes, sir. ऑल अंडरस्टूड? Yes. बताते जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिया जैन, यू आर अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ఓకే. యుగంధర్ అర్థమవుతుందేమన్నా? అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే. राइट, अपना अभी हो गया मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड प्रोसेस। अभी एक महत्वपूर्ण फिनोमेनन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो है पूरी जेनेटिक्स का जो भी सोचना था वो पूरा सोच चेंज हो गया था ये डिस्कवर होने के बाद। नाउ अब आप मेंडल का ये सोचना था कि अगर कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेगा 1:2:1 रेशियो आएगा, 3:1 रेशियो आएगा फिनोटाइपिक, और 1:2:1 रेशियो आएगा जीनोटाइप। अगर मान लो कोई डायहाइब्रिड क्रॉस कर रहा है तो उसका फिनोटाइपिक रेशियो हमेशा 9:3:3:1 आएगा। ऐसा किसका मानना था? मेंडल का मानना था। क्लियर? मेंडल का क्या मानना था कि चाहे कोई भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस करो तो मोनोहाइब्रिड का जो रेशियो है वही आएगा, डायहाइब्रिड क्रॉस करो तो वही रेशियो आएगा, ऐसा मेंडल का सोच था। बट जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को देखा, आईडी लिख रहा हूं, यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो तो 1:2:1 है, बट जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 ही है। ओके, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है, फिनोटाइपिक रेशियो जो है 1:2:1 है, दोनों सेम है। हकीकत में मेंडल के सोच के अनुसार यहाँ पे 3:1 आना चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही? Yes, sir. तो मेंडल का क्या सोचना था? मेंडल का ये सोचना था जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 आना है और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आना है। ये मेंडल का सोच था। अगर उसी प्रकार से डायहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 आना है और जीनोटाइपिक रेशियो जो मेंडल का था वो ही आना है। बट यहाँ पे जब हम देखते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 है। हकीकत में मेंडल के अनुसार 3:1 रहना चाहिए। क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्या रीजन हो सकता है? ओके, आप सोचो जब तक क्यों नहीं है, सोचते रहो। मेंडल्स रेशियोस डिविएटेड मतलब बदल जाना बिकॉज ऑफ जीन इंटरैक्शन। याद रखो, मेंडल के रेशियोस क्यों डिविएट हुए? मेंडल के रेशियोस डिविएट हुए हैं जीन इंटरैक्शन होने के वजह से। ओके, तो मेंडल का जो मानना है, मेंडल का जो नियम है वो सभी टाइम, सभी प्लांट्स पे, सभी जगहों पे एप्लीकेबल नहीं है। मेंडल के लॉस करेक्ट है बट सभी पे एप्लीकेबल नहीं है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? सो हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ असार्टमेंट है, दे आर करेक्ट बट दे आर नॉट एप्लीकेबल ऑल ओवर। ओके, नो, मेंडल का जो लॉ है या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है किसको एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल टू जीन्स located on same chromosome. याद रख, applicable to the genes located on the same chromosome, मतलब ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर जीन्स है, ये जो जीन्स है सेम क्रोमोसोम के ऊपर है, तो इन्हीं के ऊपर मेंडल के लॉस एप्लीकेबल है।
मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड। बट जब जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पे होते हैं तो मेंडल्स के लॉस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ये पॉइंट अपने मॉड्यूल में नहीं दिया है, डायरेक्टली उसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया। ओके, अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि मेंडल के रेशियोज क्यों डिविएट होते हैं? डिविएट होना मतलब बदलना, तो आंसर भी उसका यही है। मेंडल के रेशियोज दो रीजन से डिविएट होते हैं, एक है जीन इंटरैक्शन और दूसरा है लिंकेज। ओके, so the Mendel's normal ratios will be changed because of gene interaction or it may be because of linkage. Now first we will discuss gene interaction, then we will discuss linkage. Linkage is very big story, so today we will discuss gene interaction. Mendel ratio change होने के दो रीजन्स हैं, एक है जीन इंटरेक्शन, दूसरा है लिंकेज। अब पहले हम जीन इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे, उसके बाद लिंकेज को पढ़ेंगे। क्लियर? यहां तक पॉइंट्स क्लियर है? Yes, sir. मेरे साथी हो आप? राइट। अब जीन इंटरैक्शन क्या है, पहले हम वो डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन ध्यान से देखो, डेफिनेशन ध्यान से सुनो। आई एम राइटिंग GI, जीन इंटरैक्शन। ओके, द फेनोमेनन ऑफ 2 or more genes affecting the expression of each other ध्यान से पढ़ो मन में। the phenomenon of 2 or more genes affecting the expression of each other in developing a new single character। राइट, ये मन में पढ़ो, इसके बाद में कॉन्सेप्ट में आपसे इसको एक्सप्लेन करूंगा। Phenomenon of 2 or more genes affecting the expression of each other in developing a new character, new single character। इसका मतलब ये हुआ, देखो ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, बराबर। अब हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये पिंक है, सॉरी ये रेड है, तो ये पिंक, सॉरी ये व्हाइट है। दोनों जुगाड़ में पिंक को बनाए, पिंक कलर को डेवलप किए। मतलब ये जो F1 प्रोजेनी है, इट इज ए न्यू वन। रेड नहीं है, पिंक नहीं है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है, रेड था, व्हाइट था, उसका जो प्रोजेनी था पिंक था। अगर मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग देखेंगे, या तो ये रेड आना है या तो ये व्हाइट आना है, बट यहाँ पे पिंक आया है। पिंक क्यों आया है, उसका रीजन क्या है? जीन इंटरेक्शन है। मतलब क्या हुआ, देखो, द फिनोमिनन ऑफ 2 or more genes affecting the expression of each other in developing a new single character। अभी देखो, अब ये जीन जो है इसके ऊपर है, ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक जीन है, मान लो कैपिटल। अब मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखो, कैपिटल आर, और इसमें जो जीन है स्मॉल आर है, राइट। अब ये एक जीन है, ये एक जीन है, बराबर। ओके, now what is going to happen, the phenomenon of 2 or more genes, ये दोनों, अब ये अगर हावी होगा तो रेड बनेगा, ये अगर हावी होगा तो व्हाइट बनेगा। अब ये दोनों इंटरैक्ट करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, आपस में बात करते हैं। रेड बोलेगा कि मैं मेरा कलर को लाऊंगा, ये बोलेगा कि मैं मेरा कलर को लाऊंगा, दोनों में झगड़ा चालू है, इंटरेक्शन हो रहा है। बात मेरी समझ में आ रही है?
आप Yes, sir. रेस्पॉन्ड। तो अभी ये जीन बोल रहा है कि मैं रेड कलर ही बनाऊंगा, ये बोल रहा है कि मैं व्हाइट ही बनाऊंगा। दोनों में घमासान झगड़ा चालू होगा, हर्ष और तेजस के जैसा। अब हर्ष बोल रहा नहीं मुझे रेड कलर ही चाहिए, तेजस बोल रहा नहीं 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 मुझे व्हाइट ही चाहिए। दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। ओके, इंटरेक्शन का मतलब वार्तालाप, या तो वो अच्छी तरह से हो सकता है, लड़ाकू टाइप भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। अब दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हर्ष बोल रहा रेड, तेजस बोल रहा व्हाइट। अब दोनों वो आर्ग्यूमेंट्स कर लिए, फिर उन्होंने समझौता क्या, जान दो भाई, रेड ने व्हाइट ने बीच का लाएंगे पिंक। समझौता कर लिया और पिंक कलर आया। मतलब जब दो जीन्स इंटरैक्ट करते हैं, उनका जो फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन है, इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन रेड है, इसका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन व्हाइट है, ये उनका फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को छोड़ के नए फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को लाते हैं, यही जीन इंटरेक्शन है। समझ गए? Yes, sir. All understood the concept? All understood the concept? Yes, sir. Right. अब और ध्यान से देखो, जीन इंटरेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे एक जीन है काला बिंदु, यहाँ पे एक जीन है मोती बिंदु। राइट। अब ये दूसरा क्रोमोसोम है, यहाँ पे और एक जीन है। राइट। ये अपना नीट का क्लास है, ये अपना जेई का क्लास है। बात समझ रहे हो? जेई के क्लासरूम में एक स्टूडेंट है, नीट के क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स है, काला एंड मोती। राइट। अब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ये अपना आरोश है, ये अपना कौन है, फरदीन है। राइट। ध्यान से सुनो, कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये बेस्ट मेथड है। ये अपना जो है जेई का कोई स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका नाम कौस्तुभ है, उसका ही नाम याद है मुझे, कौस्तुभ है। चलो कौस्तुभ बोले तो कंफ्यूजन होता, तो अपन इसका नाम लेंगे हार्दिक। राइट। अब आरुष और फरदीन और हार्दिक है, जेई के स्टूडेंट्स है, नीट के स्टूडेंट्स है। तो अब क्या हो रहा है, आरुष और फरदीन आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये एक केस है। आरुष और फरदीन दोनों जीन्स हैं, तो दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो अभी अपना आरुष जो है बैठे जगह नहीं रहता है, वो अपने क्लास के बच्चों के साथ ही बात नहीं करता है, वो इधर भी जुगाड़ कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट हियर नो? बायोलॉजी क्लास में आरुष क्या कर रहा है, फरदीन से बात कर रहा है, और जैसा ब्रेक मिला अब खामोश नहीं बैठ रहा है, वो जाके हार्दिक को भी छेड़खानी कर रहा है। ये दो पॉइंट्स क्लियर है? Yes, sir. राइट। अब देखो, अब इसको कहा जाता है इंट्राजेनिक जीन इंटरैक्शन। जीए मतलब जीन इंटरैक्शन। इसको कहा जाता है इंटरजेनिक जीन इंटरैक्शन। इंट्राजेनिक, इंटरजेनिक। अब आप सोच के बताओ कि इंट्राजेनिक क्या है, इंटरजेनिक क्या है, अकॉर्डिंग टू द मैप। अब बता सकोगे? ट्राई करो। इंट्राजेनिक क्या है और इंटरजेनिक क्या है? हो क्या आंसर? मैंने एग्जांपल दे दिया है, अब डेफिनेशन आपको देना है। आप इंग्लिश में देना जरूरी नहीं है, आप कौन सी भी भाषा में दे सकते हो, जो मुझे समझ में आए। Sir. हाँ, गुड।
इंट्राजेनिक मतलब सेम एलील इसके दोनों जीन इंटरैक्ट कर रहे हैं। ओके करेक्ट। इंटरजेनिक मतलब डिफरेंट Right. एलील। राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ एनीबॉडी वांट टू ऐड अप द आंसर, और कोई मजेदार तरीके से बोल सकेंगे डेफिनेशन? करेक्ट है आंसर। पलक, नयन, पायल, परदीन, अदिति, नामोदी, मनमीत। Intragenic is interaction in the same gene, whereas intergenic is with the interaction with the different gene of the Right. chromosome. वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मैं और थोड़ा इसको विस्तार डिटेल करता हूँ। जब आरोश और फरदीन, जब नीट के बच्चे आपस में बात करते हैं तो इंट्राजेनिक है। नीट के बच्चे जब जेई के बच्चों से बात करते हैं तो वो इंटरजेनिक है। इसका मतलब हुआ जीन इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है, इंट्राजेनिक, इंटरजेनिक। इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन वो जीन इंटरेक्शन है जब जीन्स प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम will interact with each other. When the genes present on the same chromosome will interact with each other, it is known as intragenic gene interaction. Okay, understood the point here? So एक इसमें थोड़ा डिफरेंस है कि this is one allele, this is one allele. So when the allele is present on the same chromosome interact with one another, this is known as intragenic gene interaction. When the allele is present on the same or different chromosomes, they interact, we say it as intergenic gene interaction. Okay, now I will write the definition. वेरी गुड, कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियरली समझ में आ गया है। तो फर्स्ट जीन इंटरेक्शन है, इसका डेफिनेशन मैंने दे दिया। जीन इंटरेक्शन अभी दो टाइप्स का है, इंट्राजेनिक, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एलिलिक जीन इंटरेक्शन। दिस आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? एलिलिक जीन इंटरेक्शन। इट टेक्स प्लेस between allele of the same gene located on same chromosome. It takes place between the allele of the same gene located on the same chromosome. Next is intergenic. It is called non-allelic gene interaction. It is called as non-allelic gene interaction. When two alleles, when two genes, two or more, not only two, अभी यहाँ पे जगह बस नहीं हो रहा है, ये आप लिख लो पहले। राइट, इंटरजेनिक, non-allelic, when two or more genes present on same or different chromosomes interact. X and Y, Z, genes present on the same chromosome interact, or gene present on the different chromosome interact, we say it as intergenic gene interact. Clear? ये दो अपने मॉड्यूल में नहीं है, आपको मैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको समझना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टली इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मेंडल के रेशियो क्यों डिविएट होता है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आता है। ओके, राइट। अभी जीन इंटरेक्शन क्या है
इसके टाइप्स ऑफ जीन इंटरेक्शन क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? yes, राइट। अभी जीन इंटरेक्शन है, इसमें दो कैटेगरीज है, इंट्राजेनिक, इंटरजेनिक, राइट। अपना इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन होने के वजह से ही होता है तीन फिनोमिनन्स। एक है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा है कोडोमिनेंस, तीसरा है मल्टीपल एलिलीज। इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन के तीन एग्जांपल्स क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंट, मल्टीपल एलिलीज। इंटरजेनिक जीन इंटरेक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसा है डुप्लीकेटिंग जीन्स, यहाँ पे भी मेंडल्स रेशियोस 9:3:3:1 नहीं रहते, चेंज हो जाते हैं। लीथल जीन्स, सप्लीमेंटरी जीन्स, कॉम्प्लीमेंटरी जीन्स, एपिस्टैसिस। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स। नाउ अभी अपने सिलेबस में हमें क्या पढ़ना, ये है, ये हमने ये पढ़ लिया, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिलीज पढ़ना, ये अपने नीट के सिलेबस में, ये डुप्लीकेटिंग, लीथल, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री अपने सिलेबस में नहीं है, बट आपको याद रखना है एग्जाम्पल। क्लियर, अंडरस्टूड नो? समझ में आ रहा है कि कुछ कंफ्यूजन है क्या? yes sir. अगर आपसे Sir, क्वेश्चन, हाँ हर से last repeat हर्ष कुछ डाउट है? sir, वो लास्ट में क्या है? एपिस्टैसिस, स्पेलिंग वो दिख नहीं रहा ना, हाँ सर, एक मिनट। ओके, राइट। सो अभी अपने जो अगले मंडे का सिलेबस कहाँ तक है बॉटनी का, बताओ कोई? किसी को आइडिया है? चलो कोई बात नहीं। तो अभी हमें कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलिलीज, एपिस्टैसिस अगर हम पढ़ लिए तो जीन इंटरेक्शन अपना खत्म हो जाएगा। उसके बाद रहेगा लिंकेज। ओके, राइट। नाउ लेट अस recap once again incomplete dominance. नाउ इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक ही फंडा है, F1 जो है बिटवीन पेरेंट्स रहेगा, मतलब F1 जनरेशन विल बी इंटरमीडिएट बिटवीन द पेरेंट्स, दैट इज नोन एज व्हाट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, जब F1 जनरेशन का जो भी ऑर्गेनिज्म है दो पेरेंट्स के बीच वाला कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कोडोमिनेंस सीडी, सीडी क्या है, जब बोथ द पेरेंट कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो जाते हैं
तो हम उसको बोलते हैं कोडोमिनेंस। क्लियर? अब इसको कैसे याद रखना है मैं एक सिंपल बताता हूं। ये F1 है बकरा, एनी वन पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस। F1 में एनी वन पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता, इंटरमीडिएट बिटवीन पेरेंट्स, या इंटरमीडिएट बिटवीन पेरेंट्स का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता है, या तो बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स। ओके, ये तीन पॉसिबिलिटीज है। F1 जनरेशन में या तो एक किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता, या तो दोनों के बीच वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हो सकता है, या तो बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स एक्सप्रेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया टॉल प्लांट, ड्रॉप प्लांट, सिर्फ टॉल प्लांट ही आया है, अगर टॉल की जगह मीडियम आया है, या बोथ द पेरेंटल कैरेक्टर्स आ गए तो अलग है। तो अगर एनी वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ तो हम इस प्रोसेस को, इस फिनोमिनन को क्या नाम देंगे बताओ? बताओ। अगर F1 में किसी एक पेरेंट का कैरेक्टर आया तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनीबॉडी? नोबडी? नेटवर्क इश्यू है क्या? मोनोहाइब्रिड। नो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं बोलेंगे उसको। डोमिनेंट। वेरी गुड तेजस, इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंस। जब एक पेरेंटल कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है तो हम उसको बोलेंगे डोमिनेंस। अगर बीच वाला कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ तो incomplete dominant. इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर दो के दो एक्सप्रेस हो गए तो कोडोमिनेंस। बात समझ गए? ये बहुत बड़ा जो है, अगर एक पेरेंट कैरेक्टर ये एक्सप्रेस हुआ तो डोमिनेंस है, बीच का हुआ तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस आईडी है, अगर दो पेरेंटल कैरेक्टर्स हाइब्रिड में एक्सप्रेस हो गए तो वो कोडोमिनेंस है। आईडी और कोडोमिनेंस का मेन रीजन क्या है? व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस? Who can say? Harshita, can you say? Payal, Kasturi? अपना इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस होने का रीजन क्या है? अभी मैंने बताया, Gene interaction. जीन इंटरेक्शन। कौन सा जीन इंटरेक्शन? इंट्राजेनिक। इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन। जब इंट्राजेनिक जीन इंटरेक्शन होके अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है तो मेंडल के रेशियो बदलेंगे या वैसे की वैसे ही रहेंगे? चेंज होंगे। मेंडल के रेशियो चेंज होंगे। मेंडल के रेशियो चेंज होने के दो रीजंस क्या है? एक है जीन इंटरेक्शन, दूसरा है लिंकेज। ओके, यस सर। ओके, राइट। So this is for today. So tomorrow we will discuss codominance in detail and multiple alleles. वहां तक अगर होगा तो नेक्स्ट एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन we will go for zoology. In zoo part we have 2 days are sufficient to complete that.
एक मिनट 1 मिनट